नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 15 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम आपको प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है, आगे भी देखने को मिलेगा। एक वीडियो हमने सवेरे पोस्ट किया था और एक वीडियो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। अगला जो वीडियो होगा सभी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित आप लोगों के ही फरमाइश पे कल हमने पंचवर्षीय योजना वाला डाला था और आज हम सीएम और गवर्नर वाला वीडियो आपको 9:30 को मिलेगा, वो भी प्रीमियर में। तो आप लोग इसे अटेंड करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का इस वीडियो जो आपको आने वाले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न जो है देखने को एग्जाम में मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भूकंप के कारण उत्पन्न हुए तरंगों में किसे प्राथमिक या लंबवत तरंग कहा जाता है? देखिए, प्राथमिक या लंबवत तरंग जो है ये आपका पी तरंग को कहा जाता है। जैसे भूकंप में आपको 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी को प्राइमरी या प्राथमिक, एस को सेकेंडरी या द्वितीयक, एल को लव तरंग कहते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम लव था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जानकारी आपके लिए जरूरी हो जाता है। पी तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, एस तरंग का वेग उससे थोड़ा कम होता है। यूं कहे तो इस प्रकार से आप इसे दर्शा सकते हैं। और सबसे कम वेग होता है आपका एल तरंग का। उसी प्रकार से अगर विनाशी की बात कर लें तो सबसे अधिक विनाशी आपका एल हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा आपका पी। जो जितना तेज चलेगा उतना कम विनाशी होता है भूकंप के तरंग में। आप ऐसे सोचते होंगे जो ज़्यादा फास्ट है वो ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा फास्ट चलता है वो कम क्षति पहुंचाता है भूकंप में। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में कैसे भी तोड़ के क्वेश्चन पूछे कि कौन से तरंग सबसे अधिक घातक होता है तो एल तरंग। एल तरंग को भूमिगत तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि जब भूकंप उठती है तो एल तरंग हमेशा नीचे की तरफ जो है फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ नहीं आता है। बाद बाकी पी और एस तरंग जो है ऊपर की तरफ भी आते हैं और नीचे की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और किस पैमाने पे, किस स्केल पे मापा जाता है तो रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल। लेकिन मर्केली स्केल चलता नहीं है, इसीलिए रिक्टर स्केल आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 5.6 तीव्रता से ज़्यादा की भूकंप हो जाती है तब क्षति पहुंचाने की संभावना होती है। भूकंप के दौरान बनने वाला एस तथा एल तरंग, ये तो मैं बता ही दिया कि 3 प्रकार के तरंग होते हैं। सबसे अधिक जो वेग है पी का होता है, उससे कम एस का, सबसे कम एल का। एल को भूमिगत तरंग कहते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ जाता है। सबसे अधिक विनाशी की बात करें तो एल तरंग, उससे थोड़ा कम एस तरंग और सबसे कम हो जाएगा आपका पी तरंग। अध्ययन को सिस्मोलॉजी रिक्टर स्केल पे मापा जाता है ना, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। चलते हैं आगे। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन के का जो है कई सारे उपयोग है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग है शरीर के अंदर कि ब्लड का क्लॉट होना। अगर विटामिन के नहीं रहे, विटामिन के का कमी रहे तो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटे नहीं होगा। अगर मान लीजिए कहीं ब्लेड लग गया तो खूने नहीं बंद हो, क्योंकि क्लॉटे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो विटामिन के जो है इसके लिए उपयोगी होता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे, क्योंकि अब विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाने लगा है इसीलिए मैं फुल पैकेज दे रहा हूं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके कमी से आंख की सभी प्रकार की बीमारी होती है, जैसे ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, आंख का मोतियाबिंद वगैरह, रतौंधी वगैरह। ठीक है, इसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके कमी से आपका एस्कर्बी रोग होता है। मुख्यतः और भी रोग होते हैं, जैसे आपका त्वचा का रोग भी हो सकता है विटामिन सी के कमी से। तो आप जो फेयर लवली के प्रचार देखते हैं ना, विटामिन सी सीरम युक्त, है ना, को त्वचा चमकाइए, तो इसमें जो है विटामिन सी का यूज किया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके कमी से आपका हड्डी का बीमारी होता है और एक प्रचलित बीमारी है रिकेट्स, जिसमें आपका हड्डी जो है मुड़ जाता है और ग्रोथ जो है टेढ़े मेढ़ा बकराकार होने लगता है। इसके अलावा विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टेकोफेरॉल। आसानी से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा और आपको आराम से एक्स्ट्रा फैक्ट सुनते जाना है। जो नहीं आए कहीं नोट कर लीजिए या फिर अच्छे से ध्यान से सुनिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है।
इसके कमी से जनन क्षमता में जो है कमी आ जाती है ना। अंडा वगैरह, मछली के तेल वगैरह ये सब अच्छा स्रोत है। पकी हुई मिर्ची यानी सूखी जो मिर्ची होती है लाल वाली। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, इसके कमी से जो है बेरी बेरी रोग होती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, इसके कमी से एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है शरीर में जो है कई तरीके से फायदा करता है। इसके अलावा विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाई जाती है, तो साइनोकोबाल्मिन में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला एक प्रश्न है, फीफा 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। देखिए फीफा में जो है गोल्डन ग्लोब्स है ना, जो हाथ में पहनते हैं, ग्लोब नहीं जो हाथ में जो पहनते हैं ना, कीपिंग करते हैं, उसके अलावा गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल, ये 3 प्रकार के अवार्ड है। इसी प्रकार से IPL में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप है। तो ये सब आपको जो है लेटेस्ट वाली ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं कब एग्जाम में आपसे बिना पूछे पूछ देगा। तो जो गोल्डन बूट अवार्ड है ये किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस के हैं, जो इस बार का रनर अप भी रहा है, उपविजेता रहा है, उसे दिया गया है, किलियन को दिया गया है आपका बूट अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा गोल्डन बॉल जो दिया गया है ये अपना लियोनेल मेसी को दिया गया है, ये अर्जेंटीना से है। गोल्डन जो ग्लव्स है, जो गोल्डन ग्लव्स है, ये जो आपका एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है, ये पूछ दिया गया है। ठीक है, फीफा 2022 का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये आपका कतर में हुआ था। जीता आपका अर्जेंटीना, उपविजेता रहा आपका फ्रांस। ठीक है, और ये जो अवार्ड की बात हुई है तो हमने कर ही लिया। आगामी जो फीफा होगा ये आपका होगा कितना, फीफा जो होगा आगामी ये आपका 22/4/26 में होगा। ये आपका होगा USA, कनाडा और मैक्सिको के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे, बोनालू उत्सव। हाँ, फीफा से एक और याद रखिएगा आप, फीफा की स्थापना 1904 में होता है और मुख्यालय ज्यूरिख में होता है। और पिछला फीफा भी याद रखिएगा कौन जीता था, 2018 वाला। तो 2018 वाला का विजेता जो है फ्रांस है। ठीक है, और उप विजेता जो है क्रोएशिया है। कौन है? क्रोएशिया। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2018 से भी करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ तक कि 2016 से भी आ रहे हैं। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में बथुकम्मा मनाया जाता है। क्या? बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। थाई पूसम और उसके बाद जलीकट्टू, पोंगल, ये सब कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। पोतंदू एक त्योहार का नाम है दोस्तों, पोतंदू, ये आपका जो है तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। ओनम केरला में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम भी केरला में मनाया जाता है। और आज ही के दिन मकर बिलक्कू भी मनाया गया होगा आपका केरला के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आज बहुत अच्छा दिन है, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हो जाता है, जैसे केरल में मकर बिलक्कू, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, यूपी बिहार में मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, किस महिला खिलाड़ी ने अपने प्रथम मैच में ही शतक मारी थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CGL में 2 बार छप चुका है ये क्वेश्चन। CGL में आया हुआ ये क्वेश्चन है, मैंने रख लिया क्योंकि आप एग्जाम SSC का ही देने जा रहे हो। तो मिताली राज ये आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शतक लगाई थी। और मिताली राज जो है एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो दोहरा शतक बनाई है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, दोहरा शतक बनाने वाली लेडीज में, है ना। मिताली राज 10,000 रन पूरा करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी भी है। और 2021 में इसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया था। 2021 में कितने खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था? 12 खिलाड़ी को, जिसमें से एक सुनील छेत्री थे और एक मिताली राज बाहर का, और 10 जो है ओलंपिक से जुड़े हुए, चाहे तो पैरा ओलंपिक चाहे तो मुख्य वाला ओलंपिक से। इसके अलावा जो 2022 का आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ये मिला है आपका शरद कमल को। किसे मिला है? शरद कमल को। क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस। और इसे क्यों मिला है? क्योंकि ये जो है कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड और 1 रजत जीता था। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जामिनर कि भाई 2022 वाला जो अर्जुन पुरस्कार है कितने खिलाड़ी को दिया गया, तो 25 खिलाड़ी को दिया गया है। ठीक है, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के संबंधित था? देखिए पंचवर्षीय योजना पे फुल वीडियो दे दिया, PDF भी दे दिया, आपका काम आगे का हो जाता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स रहता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है आपका गरीबी हटाओ का नारा जो है, और जो संबंधित था ये आपका किससे है? 5वीं पंचवर्षीय योजना से। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में काफी सारे अड़चन हुए थे, काफी फेरबदल हुए थे। ठीक है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका भारी उद्योग से संबंधित है। ठीक है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी पूछ देता है। तो 51 से जो है 51 5 56, 6 से 5 11, तो 61। तो 1956 से 1961 जो है द्वितीय का कार्यकाल रहा था, प्रथम का 1951 से
1956 तक रहा था। प्रथम में जो है कृषि को बढ़ावा, दूसरे में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। दूसरे भारी उद्योग में 3 कारखाना लगाए गए थे। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कारखाना लगाए गए थे और किस देश के सहयोग से लगाए गए थे। कम से कम एक को तो बताइएगा। योजना बनाने वाली संस्था कौन था? योजना आयोग। कब स्थापना हुआ था? 1950 में। कब समाप्त किया गया? 2015 में। इसका स्थान कौन लिया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। परमेश्वरम क्या है? तो सीएयू है। क्या है? परमेश्वरम जो है ये पर क्या है? सीईओ है नीति आयोग के अंदर, करंट वाला। प्रथम योजना जो है डोमर मॉडल पे, दूसरा था पीसी महालनोबिस पे, तीसरा था गाडगिल मॉडल पे। गाडगिल कहिए, चक्रवर्ती कहिए, या फिर सुब्रमण्यम मॉडल कहिए, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, रखे हम, भारत की प्रथम खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में तलवारबाजी में भाग लिया था। देखिए, भारत के प्रथम खिलाड़ी जो ओलंपिक में तलवारबाजी के अंदर भाग लिया था, क्वालिफाई करके भाग भी लिया था, ये आपका है भवानी देवी। भवानी देवी जो है तलवारबाजी से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीता? तो 7 पदक जीता। 1900 के पेरिस ओलंपिक से भारत भाग लेना स्टार्ट किया है। ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1896 में एथेंस से होती है, लेकिन दूसरा ओलंपिक से भारत भाग ले रहा है। व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा जीता है। और दूसरा जो व्यक्तिगत रूप से जीता है स्वर्ण पदक, ये हुआ आपका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड जीता है आपका भाला फेंक के अंदर। और अभिनव बिंद्रा जो है ये शूटिंग खेलते हैं। क्या खेलते हैं? शूटिंग खेलते हैं। 10 मीटर राइफल शूटिंग में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में प्रथम स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। अभी तक जो है भारत को कितने गोल्ड मिले ओलंपिक में? 10 गोल्ड मिले हैं, जिसमें से 8 तो खाली हॉकी में मिले हैं। 8 गोल्ड जो है हॉकी में आया है, और 2 गोल्ड में से एक अभिनव बिंद्रा और एक जो है नीरज चोपड़ा। तो आपको 10 गोल्ड का ब्यौरा मिल चुका है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में बना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 1986 में बनाया था। अब तो न्यू शिक्षा नीति आ गया है ना? अब तो न्यू शिक्षा नीति आ गया है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बना था ये भी 1986 में बना था। 1986 में नीलगिरी को प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न, हमारे रक्त में प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो ये फेब्रोजिनोन होता है। ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका पीएच अगर कहेगा तो 7.5 कहिएगा। इसके बाद रक्त का रंग लाल जो है होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य भी आपसे एसएससी पूछता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर के अंदर, यानी शरीर के विभिन्न कोनों में ऑक्सीजन को पहुंचाना हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा, रखे हैं, किस वन के वृक्ष कम या अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्न जरूर ध्यान रख के जाएं। तो जो वन में पत्ता गिर जाता है, जैसे अपने यहाँ जो है ज्यादातर, मैं बिहार से हूँ तो ज्यादातर वन जो है आपका जो है पर्णपाती वन ही होता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जिसमें साल में एक बार पतझड़ होगी, फिर जो है कुछ दिन के बाद पत्ते नए आ जाते हैं। शीशम का वृक्ष, सागौन का वृक्ष, ये सब पतझड़ी वन का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सालाना अगर बारिश की बात करें, वर्षा की बात करें, तो 100 से लेकर 200 सेमी तक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है? पता नहीं कितने लाख बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 175 से 200 सेमी से भी अधिक वर्षा होना चाहिए आपका सालाना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की उपज क्या है, तो आयरन वुड है, रोजवुड है, महोगनी है, रबर है, ये सब जो है किस वन की उपज है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। एक प्रश्न मैंने करंट सेक्शन से रखा है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाया? तो ये है आपका बाबर आजम। बाबर आजम को सभी जानते हैं, क्योंकि इसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था, है ना? इसे जो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 T20 प्लेयर के लिए घोषित किया गया था, T20 के लिए। ठीक है। वैसे ओवरऑल जो है शाहीन अफरीदी को घोषित किया गया था, ये भी पाकिस्तान के हैं। ठीक है। तो ये बात माफ कीजिएगा, वनडे के लिए बाबर आजम को, T20 के लिए मोहम्मद रिजवान को, और ओवरऑल जो है शाहीन अफरीदी को, तीनों ही पाकिस्तान के ही हैं। तीनों को जो है आईसीसी वर्ष 2021 के लिए किया गया था। ऐसे ओवरऑल जो है बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को, T20 में मोहम्मद रिजवान को, और 50 ओवर वाला में जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको बाबर आजम को, और टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को किया गया था। ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पूछने का काफी प्रचलन चल रहा है अभी। तो 2021 में जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है
आपका जाने मन मलान ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इसे चुना गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और आईपीएल का डाटा अपने मन में जरूर रखेंगे। आईपीएल का डाटा में आपको जानते ही, आप तो इतने पुराने हो गए हैं कि आईपीएल तो अब आपके जवान पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में न्यूनतम उम्र क्या है? PSBY, इस प्रकार से जो है PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें जो है लाभार्थी का न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसमें लाभार्थी का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। 18 से 70 वर्ष तक की कोई भी आदमी की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार जो है 2 लाख रुपए का जो राशि है उनके परिजन को आर्थिक मदद देगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? अरुण जेटली साहब के द्वारा, जो अभी दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा हुआ था आपका 2015 में। इस योजना में क्या करना पड़ता है? जो लाभार्थी है, जिसको इस योजना का लाभ चाहिए, 20 रुपया सालाना भरना पड़ता है, ठीक है, और फिर इस योजना का लाभ मिल पाता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमने रखा है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। देखिए, विद्युत मोटर में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, इसी का जस्ट उल्टा जो है आपका क्या हो जाएगा? डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको दिखता भी है ना जी कि इलेक्ट्रिक आप देते हो, आपका जो है यंत्र घूमता है, तो क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो क्या होता है? आपका रिम, साइकिल का रिम घूमता है, ब्रश घसता है और जनरेट होता है विद्युत, और आपका जो है बल्ब जलने लगता है। ये है डायनेमो। आपने पुराने जमाने में जब इतने मोटरसाइकिल नहीं थे तो लोग साइकिल के आगे डायनेमो यूज करता था रात को चलाने के लिए, है ना। तो वो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है तो दिखता है। बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से आपको दिखता ही है ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन। लेकिन आते हैं एग्जाम में, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगी? मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपने सुना होगा, जिसमें सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे बैंगनी होता है। तो जो जितना नीचे रहेगा उतना अधिक अपवर्तनांक होगा, और उतना अधिक जो है आपका जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है ना, तो सबसे जिसका जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य रहेगा उतना कम अपवर्तनांक होगा, है ना। उसके बाद में आपका जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य रहेगा। तो सबसे नीचे बैंगनी होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है बैंगनी का ही होता है, इसलिए सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी का होगा। ये भैंस वर्षा है, याद रखने के लिए मैं आपको एक लफ्ज में बता दूं कि भाई तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक, है ना, या फिर विचलन कहिए, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा उतना कम विचलन होगा या अपवर्तनांक होगा। इसीलिए खतरे की सिग्नल जो है लाल रंग से बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और इसकी जो है प्रकीर्णन सबसे कम होती है, विचलन सबसे कम होती है, अपवर्तन सबसे कम होती है। इसीलिए जो है इसकी जो है लाल रंग का बनाया जाता है ताकि टू द पॉइंट दिखे खतरा का सिग्नल। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पर, वाहनों से निकली धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के अलावा कौन सा गैस पाई जाती है? तो सल्फर पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद जो है सल्फर पाई जाती है, और उससे धुआं से निकलने से सीसा भी पाया जाता है, ठीक है। ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। वाहने से निकली धुआं, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा लेड पाई जाती है। अम्लीय वर्षा जो आपका होता है SO2 और NO2 के कारण होता है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो है SO2 और NO2 के कारण होती है। WTO के ओजोन परत की क्षति किससे होती है? CFC से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है साथ में बताता चलता हूं दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होता है। बल्कि स्थापना नहीं, जैसे आपने अपने इंडिया में जो है योजना आयोग के जगह नीति आयोग आ गया, उसी के जैसा WTO जो है गैट का जगह लिया था। गैट को हटा के WTO बनाया गया था आपका 1 जनवरी 1995 को, और भारत उसी साल जो है आपका WTO का सदस्य बना था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत WTO का सदस्य कब बना था? तो 1995 में। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जेनेवा के अंदर है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC USA अमेरिका में है। और अभी जो इसके जो वर्तमान में हेड है ये आपका डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास है। तो ये बात सब ध्यान रखना है आपको। अगला एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है, गीदड़ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का अन्य जो नृत्य है ये आपका गणगौर है, कठपुतली है, घूमर है ना। ये सब आपका
कलवेलिया, ये आपका पूछा भी गया था। कलवेलिया नृत्य ये आपका राजस्थान में ही है, ठीक है। माउंट आबू पर्वत जो जैन धर्म से संबंधित है ना, वो भी आपका जो है माउंट आबू, ये भी आपका जो है राजस्थान में ही है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन राजस्थान में ही हुआ। इस बार का जो शुभंकर रहा ग्रामीण ओलंपिक का शेरू रहा, ठीक है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22B का संबंध किससे है? गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि 12 से लेकर 35 तक ये संविधान के जो आर्टिकल हैं ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अब मौलिक अधिकार से संबंधित है तो लोक हित में होगा कुछ ना कुछ। अरे भाई मेरा जो कुछ अधिकार, कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तो अगर मेरे अधिकार मेरे हित में नहीं होगा तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मौलिक अधिकार है, इसका मतलब जनता के हित में है। तो अगर आप 12 से 35 तक में अगर नहीं जान रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं जान रहे हैं और एग्जाम के अंदर आ गया, तो जो कुछ जनता के हित में हो उसी को अगर तुक्का लगाना है तो वैसे तो पढ़ना ज्यादा बेटर है भैया, है ना। तो 22 के बी में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा है। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है और ये आपातकाल में भी नहीं बदलता। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल में भी नहीं बदलती, तो ये आर्टिकल 21 है। 23 है मानव तस्करी पे रोक। 24 है बाल श्रम पे निषेध, इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। 25 से लेकर 28 तक आपके धार्मिक स्वतंत्रता है। जो सिख धर्म के लोग हैं और देखते हो कृपान लेके चलता है क्योंकि उसके धर्म के अंतर्गत आता है, तो इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित से है। 32 जो है संविधानिक उपचारों के अधिकार से है और इसे ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। साथ ही साथ इसी प्रकार इसी आर्टिकल का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। परमादेश, बंदी परीक्षण, निषेधाधिकार, इस प्रकार का। आर्टिकल 14 जो है समता का अधिकार है। 17 पूछ दिया गया छुआछूत का अंत है। 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। 15 जो है आपने आर्टिकल 15 अपने एक पिक्चर है आयुष्मान खुराना का, इसमें जो है जाति धर्म आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, इस प्रकार का एक पिक्चर भी निकला है। जारब जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में आपका जारवा जनजाति पाया जाता है। इंडिया की सबसे छोटी जो राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आई होप, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपका यूनिक है, ठीक है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है यूनिक है, आपका अंडमान निकोबार में है। हेवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप अब इसका नाम कर दिया गया है। यहां से क्वेश्चन आता है कि जो हेवलॉक द्वीप है उसका नाम किया गया है स्वराज द्वीप। रॉस द्वीप का बॉस द्वीप यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का शहीद द्वीप। तो आप 2 याद रखेंगे, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। रॉस द्वीप को याद नहीं रखना है, रॉस को कर दिया बॉस, ठीक है। हेवलॉक द्वीप याद रखना है, स्वराज द्वीप। नील द्वीप याद रखना है, शहीद द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप, ये कहां पे है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। अगला एक प्रश्न, 84वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 84वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा 2026 में। इसके बाद फिर निर्णय आएगी तो देखेंगे, लेकिन अब तभी तक नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना है? 550। पहले कितना होता था? 552। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम था इसे समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है 550 को सदस्य होगा। राज्यसभा में कितना सदस्य होगा? मैक्सिमम 250। अब विधानसभा में कितना होता है? मैक्सिमम 500, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा के न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, अब विधानसभा का भी 25 वर्ष, अब विधान परिषद का कहेगा तो 35 वर्ष, ठीक है। माफ कीजिएगा, 30 वर्ष। जैसे राज्यसभा वैसे विधान परिषद, है ना। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था, है ना। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है ना। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में समाप्त। फिर पहले तो आंसर बता दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से क्वेश्चन पूछ दिया गया, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये यूपी की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। भारत के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये भी सरोजनी नायडू, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को होती है। नमक कानून बनाने के बाद जो है मतलब ये वाला आंदोलन को समाप्त किया जाता है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में होती है, जिसे 1922 में समाप्त किया जाता है।
चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। चौरा चौरी कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब होती है? 1942 में। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह कब होती है? 1917 में। गांधी जी का इंडिया में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम आंदोलन था। तो ये सभी गांधी जी से संबंधित बात आपको ध्यान रखना है। किताब तो मैं पहले ही दे दिया हूं गांधी जी से, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। केनरा बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। देखिए बहुत सारे बैंक का विलय हो गया, अब कितने बैंक बचे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के? तो मात्र 12 बैंक बचे हैं। इसमें सबसे बड़ा बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा पंजाब नेशनल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1955 में। स्थापना नहीं हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 का, इसी का नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया था। ठीक है। अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका है, कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। अल्फ्रेड पार्क में किसकी हत्या हुई थी? तो ये आपका चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी, और ये कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो सैन्य अभ्यास है उसका क्या नाम दिया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति है। ठीक है, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो है आपका जो है सैन्य अभ्यास है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण है। हैंड इन हैंड चाइना है, लेकिन अब ये बहुत दिन से चल नहीं रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति है। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दुस्तलिक है। अभी जो क्वाड देश है, क्वाड देश आप समझते हैं, इंडिया है, अपना इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और आपका जो है यूएसए है। तो इसमें जो है चार जो देश हैं, इसके जो अभी अभी जो सेना का मतलब अभ्यास हुआ है उसका नाम दिया गया है मालाबार 2020। क्या नाम दिया गया है? मालाबार 2022 नाम दिया गया। मालाबार 2022 नाम दिया गया, ध्यान रखेंगे। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में है, तो ये बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने अपने मन से एक चीज यहाँ पे रखा है, क्योंकि एक दिन इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया था, मैं उसी का कटिंग यहाँ पे रखा हूँ कि संप्रदान का जो आपका जो ये रहता है कारक प्रकरण, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आप जरूर याद कर लें, बचपन से याद करते आए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, को के लिए संप्रदान, अपादान से संबंध, का के की, नाना ने, रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इस प्रकार से हम बचपन से याद करते आए हैं, तो आपको ये चीज याद कर लेना है, 1 नंबर दिलाएगा। क्योंकि अगर देखिए हिंदी तो इजी ही पूछा जा रहा है, लेकिन अगर 1 नंबर भी अगर बढ़ जाए, मतलब जो प्लस पॉइंट होते हैं, जो मेरिट में आने वाले बच्चे होते हैं, और लास्ट के जो 5 सवाल होते हैं ना, वो सॉल्व करके आते हैं, मैं ये जानता हूँ। तो आपको ये नहीं करना है कि मेरी रिजल्ट आनी है, आपको उन सभी बच्चों से फाइट है जो दिन रात पढ़ाई करता है। तो आप अपने आप को जो है इसमें नहीं लाइए कि मेरा सिर्फ रिजल्ट हो, मेरा मेरिट बने और मैं लास्ट तक खड़ा रहूं, ऐसे सोच के आप एग्जाम देने जाइए। आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा। एनालिसिस को रोज फॉलो कीजिए। एग्जाम जो होती है उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है उसे आप जरूर देखिए। अगर ये वाला फायदा देखेंगे तो कल मैंने FCI AG3 का एनालिसिस करवाया था, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था नाबार्ड का चेयरमैन, ये कौन है? KG साजी। कौन है? KG साजी। और इससे पहले हमने आपको बता रखा है एनालिसिस, किससे? किसमें? GD वाले में। बताएं कि नहीं बताएं? आप लोग जरूर बताइएगा। फिर दूसरे शिफ्ट में पूछा नाबार्ड की स्थापना, ये 12 जुलाई 1982 को होता है। इसके बाद तीसरे शिफ्ट में क्या पूछा? नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो आप मुझे बताइए एग्जामिनर कितना अच्छा, कितना भला मानुस है कि बच्चे को जो है ज्यादा नहीं परेशान कर रहा है। लेकिन बच्चा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देखना ही नहीं चाहता, उनको आंसर से मतलब है, बस आंसर देख लिया बात खत्म। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर मेरिट चाहिए तो आपको जैसे नाबार्ड की बात आई तो नाबार्ड को धो डालो, स्थापना से लेके और क्या कुछ सीख सकते हो सब सीख लो। जैसे स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में इसके हेड कौन है, ये क्या चीज है, ये क्या करता है ना, ये सब आपको देख लेना। मैं एक मोटे मोटे आइडिया दे रहा हूँ हर चीज पढ़ने का। और कुछ टॉपिक जो और है, जैसे पंचवर्षीय योजना है, सीमाओं से सटे हुए भारतीय राज्य है, इंटरनेशनल और नेशनल, ये सब आपको जरूर देख के जाना चाहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में जो राज्यपाल और गवर्नर वाली होगी 9:30 बजे प्रीमियर में। तब तक के लिए जय हिंद।